हेलो स्टूडेंट। आज हम बैंकिंग एवं कराधान के अंतर्गत जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है हम देख चुके हैं कि इस चैप्टर से जो है 1 अंक वाला 2 प्रश्न पूछा जाता है, कुल 2 अंक, और 5 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाता है अथवा के साथ, तो ये 5 अंक। टोटल जो है इस चैप्टर से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर 5 अंक वाले प्रश्न के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज जो है हम केवल 1 अंक वाले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आएगा सही विकल्प, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और सत्य असत्य। यदि आप ब्लूप्रिंट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक मिल जाएगा, आप वो जरूर देखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 अंक वाला प्रश्न। इस चैप्टर में जो है 2 पार्ट है, एक है बैंकिंग और एक है टैक्सेशन यानी कि आयकर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैंकिंग में देखने वाले हैं खाते के प्रकार कि कितने प्रकार के खाता जो है बैंक में खोले जाते हैं। वैसे तो खाता बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमको चर्चा करना है मुख्य रूप से 3 प्रकार का खाता है। एक है बचत खाता, दूसरा है आवर्ती जमा खाता और तीसरा है सावधि जमा खाता। यहाँ पर जो है क्या है इसके बारे में पहले समझ लें। बचत खाता बोलने से बचत खाता जो है लोगों को जो है बचत को प्रोत्साहित करने के लिए खाता खोला जाता है। यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं होता कि पैसा आप कितने समय के लिए जमा करेंगे और कितना राशि जमा करेंगे। आप अपने इच्छा अनुसार जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहें उसको जो है विड्रॉ भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बैंक श्योर नहीं होता कि ये राशि उसके पास कितने समय के लिए है, इसलिए इसमें ब्याज की मात्रा जो है बहुत कम रहता है। यहाँ पर बोल सकते हैं आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता की तुलना में ब्याज जो है यहाँ पे कम प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता में जो है एक निश्चित राशि निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, इसलिए बचत खाता की तुलना में जो है आवर्ती जमा खाता में ब्याज हमको ज्यादा प्राप्त होता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक निश्चित राशि बोल रहा है, मान लो 100 रुपए ले लें प्रति माह, यानी कि हर महीने जो है 100 रुपए जमा करेगा और निश्चित समय बोल रहा है, हो सकता है 5 वर्ष के लिए वो जमा कर रहा है। तो ये हो गया आपका निश्चित राशि निश्चित समय के लिए जमा रहेगा, इसलिए बचत खाता की तुलना में आवर्ती जमा खाता में जो है ब्याज ज्यादा दिया जाता है। यहाँ पर ब्याज की गणना करने के लिए एक सूत्र है P/R/100 इंटू N+N+1/24। यहाँ पर P यानी कि मूलधन है, R दर और N है मासिक किस्तों की संख्या। जैसे एक वर्ष में जो है 12 माह होते हैं, अगर वो 5 वर्ष के लिए जमा करता है तो हो जाएगा 12×5=60, मासिक किस्तों की संख्या 60 हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, आप प्रश्न हल करते समय ये सूत्र का जरूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं पर दे दिया कि इसमें आवर्ती जमा खाता में ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र खालिस्तान होता है या ये होता है, सत्य असत्य बताइए, तो बुक में जो आपका ब्याज का सूत्र दिया है वो है P/R/100 इंटू 1/12 और ब्रैकेट में दिया है N×N+1/2। तो यहाँ पर दोनों में सेम है, मैं इन दोनों को गुणा कर दिया हूँ, 12×2=24, और ये याद करने में आसान होता है करके ये सूत्र मैंने लिखा है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता में जो है एक मुश्त राशि जो है निश्चित समय के लिए जमा करा दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति 50,000 रुपए जमा कर दिया इतने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो एक मुश्त राशि 50,000 रुपए जमा किया गया है और निश्चित समय यानी कि 5 वर्ष के लिए जमा किया है। तो 5 वर्ष बाद उसको जो राशि मिलने वाला है, जिसमें मूलधन भी रहेगा और ब्याज भी रहेगा, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। तो इसके लिए सूत्र होता है A=P/100/100 जहां पर A क्या है, ये है आपका मिश्र धन, P मूलधन
कोष्टक में एक धन दर बटे 100 और n को हम क्या लिख देंगे, समय। तो ये भी सूत्र कभी कभार जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणित एक धन दर बटे 100 पूरे का घात जो है समय। तो इस प्रकार से तीनों का हमने एक तुलनात्मक ये देखा। सबसे कम ब्याज दिया जाता है बचत खाते में, उससे अधिक दिया जाता है आवर्ती जमा खाता में, और सबसे अधिक दिया जाता है सावधि जमा खाता में। यहाँ पर ये जो ब्याज की गणना किया जाता है किस राशि पर करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ब्याज की गणना किया जाता है मूलधन पे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है कि ब्याज की गणना हम किस राशि पर करते हैं। तो ध्यान रहे आपका कि ब्याज की गणना जो है हमेशा मूलधन पर किया जाता है। अब यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। ये जो सावधि जमा खाता होता है, तो सावधि जमा खाता में जो ब्याज की गणना किया जाता है, ये तीन तरीके से ब्याज की गणना करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आप देखने वाले हैं वहाँ पे दो ही गणना है, 6 माही गणना और तिमाही गणना। वार्षिक गणना हम पिछले छोटे क्लासों में जो है पढ़ चुके हैं, हालांकि समझाने के लिए मैं तीनों को बता रहा हूँ। तो अगर हम वार्षिक गणना करते हैं सावधि जमा खाता में, तो जो दर दिया जाता है उसकी जगह दर को रखेंगे, और जो समय दिया जाता है उसकी जगह उसको रख दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लो वार्षिक गणना कर रहे हैं और 12% दिया है और समय दे दिया गया है आपको 1 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। जो सूत्र में आर की जगह हम 12 रखेंगे और समय एन की जगह जो है 1 रखेंगे और गणना कर देंगे। लेकिन यही चीज जब 6 माही और तिमाही में किया जाता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हम 6 माही गणना करेंगे यानी कि वर्ष में कितने बार ब्याज की गणना होगा, 2 बार होगा। तो अगर हम देखते हैं कि हर 6 माह में हो रहा है तो एक वर्ष में 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है 2 6 माही। तो हालांकि 6 माही शब्द लिखेंगे तो नहीं सूत्र में, वहां पर सीधा रखेंगे 2। और 12 महीने का 12% है, 6 महीने का कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ठीक वैसे ही तिमाही गणना अगर हम करेंगे तो एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो आपको समय की जगह 4 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है 4 महीने का जो है तिमाही का है, 3 महीने का है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3%। तो यहाँ पर 12% और 1 वर्ष लिए हैं तो आपको गणना में दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन यही जो है अगर थोड़ा अलग संख्या ले लिया जाए थोड़ा दिक्कत होगा। तो ध्यान रखेंगे क्या करना पड़ेगा हमको। अगर 6 माही गणना की बात करते हैं तो समय को आप दुगुना कर दीजिए, यानी कि 2 से गुणा कर दीजिए, और दर को जो है 2 से भाग दे दीजिए। अगर यहाँ 1 को हम 2 से गुणा करेंगे 2 6 माही आ गया, और इसको 2 से भाग देंगे तो 2 6 का 12 यानी कि 6 आ गया। सेम अगर आप तिमाही गणना करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, समय को 4 से गुणा करेंगे और दर को जो है 4 से भाग दे देंगे, और उसके बाद जो है सूत्र में रख के आप गणना करेंगे। तो ये जो है हो गया आपका कि अगर बैंकिंग में अगर इतने पॉइंट को ध्यान में रखा जाए तो लगभग इतने से ही जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, और इससे जो है बाहर से बनने का चांस बहुत ही कम रहता है। बिल्कुल नहीं बनेगा तो नहीं बोल सकता, लेकिन लगभग इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पूछा जाता है। अगर आप इसका और डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है बैंकिंग एवं टैक्सेशन वाला, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं इसके सेकेंड पार्ट, आयकर यानी कि टैक्सेशन के बारे में। यहाँ पर जो है 4-5 पॉइंट लिखा गया है, प्राय इसी से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले जैसे दिया गया है यहाँ पर आयकर, कि आयकर होता क्या है। तो किसी भी व्यक्ति का सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उसके द्वारा जितना भी इनकम होता है तो उस इनकम पे आयकर विभाग के द्वारा जो है एक कर यानी कि टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयकर बोलते हैं। आयकर ज्ञात करने के बाद वहां पर जो है 3% शिक्षा उपकर लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आयकर जो है आपका कितना हो गया, 3,000 रुपए
हो रहा है। ये 3000 रुपये आपका आयकर बन रहा है। तो इसमें से 3% शिक्षा उपकर और लगाया जाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 3000 का 3% ज्ञात करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 तिया 90 रुपए, यानी कि 3000 रुपये आपका आयकर बनता है और 90 रुपया जो है शिक्षा उपकर बनता है। और आपको इस प्रकार से कितना देना पड़ेगा? 3090 रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पर शिक्षा उपकर किस पर लगाया जाता है? ये जो है देय आयकर पर लगाया जाता है। और कितना होता है? 3%। अब प्रश्न कैसे बनेगा? जैसे आयकर में पूछा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर लगने वाला कर, खाली स्थान होता है, आप लिखेंगे आयकर। शिक्षा उपकर खाली स्थान प्रतिशत होता है, आप लिखेंगे 3%। 3000 रुपए पर शिक्षा उपकर खाली स्थान रुपए होगा, तो आप उसको निकाल देंगे 90 रुपए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। अब हमको ये देखना है कि पेन क्या होता है। तो यहाँ पर इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। ये जो है आपका पेन का फुल फॉर्म है। तो PAN का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, या फिर इसी को और बोला जाता है स्थायी खाता संख्या, जो कि आयकर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को जो है एक स्थायी पहचान संख्या दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्थायी खाता संख्या या परमानेंट अकाउंट नंबर। ये हमारे बैंक खाते से लिंक होता है, जिसके द्वारा जो है आयकर विभाग को ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का आय इतना है और वो उसके हिसाब से जो है टैक्स लगाता है। यहाँ पर अगला एक पॉइंट है वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से लेकर के चलता है 31 मार्च तक। अब यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है कि वित्तीय वर्ष खाली स्थान से प्रारंभ होता है तो हो जाएगा 1 अप्रैल, वित्तीय वर्ष खाली स्थान को समाप्त होता है हो जाएगा 31 मार्च, या फिर वित्तीय वर्ष होता है करके 2-3 ऑप्शन 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न बन जाएगा। और यहाँ पर एक अंतिम है अधिभार। तो अधिभार में क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति का कर योग्य आय जो है अगर 10 लाख से अधिक है, ध्यान देंगे, अगर किसी व्यक्ति का कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक है तो उस स्थिति में जो है 10% अधिभार उसे लिया जाता है। तो प्रायः यहाँ पर हम जितने पॉइंट के बारे में चर्चा किए हैं अधिकांश इसी से जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट जो है बड़े प्रश्न तो हल कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न जो है छूट जाता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रख करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आयकर के बारे में भी और बैंकिंग खाते के बारे में भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।